हेलो फ्रेंड्स, हम आपसे बात करना स्टार्ट कर रहे हैं सब्सिडियरी बुक्स। इससे पहले मैंने आप से जर्नल पर बात की, मैंने लेजर पर बात की, मैंने ट्रायल पर बात की। देखिए, जर्नल, लेजर और ट्रायल आपके लिए आवश्यक हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सीखने के लिए, लेकिन सब्सिडियरी बुक्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी बेसिकली आप कह सकते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए भी और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए। बेटा, जब हम सब्सिडियरी बुक्स की बात करेंगे तो पहला हमारे पास टोटल मिलाकर 8 होती हैं, 8 बुक्स होती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है परचेज बुक। मेरा नाम क्या आया भैया? परचेज बुक। अब जो ध्यान देने वाली बात है कि परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड्स करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इन ट्रेड। अब गुड्स इन ट्रेड का मतलब आप जानते हैं कि बेसिकली ऐसा आइटम जिसमें हम डील कर रहे हो वही तो हमारा गुड्स इन ट्रेड कहलाता है ना। तो 2 बातें निकल कर आई। एक बात निकल कर आई कि केवल क्या डील करेंगे, गुड्स इन ट्रेड। दूसरा हमने कहा क्रेडिट परचेज। इसका मतलब इसमें नहीं लिया जाएगा कैश परचेज, फिर नहीं लिया जाएगा असेट्स परचेज। ना तो हम कैश परचेज लेंगे और ना ही हम, अगर कोई हमने असेट्स परचेज की है तो वो भी नहीं लेंगे। तो हम केवल क्या लेंगे? ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इन ट्रेड। दूसरा, ये रेगुलर इंटरवल पर बनाई जाती है। पर बनाई जाती है। जनरली अगर हम कहें तो मंथली बनाई जाती है। तीसरा, अगर हम कहें आपसे बेटा, जो परचेज बुक का बैलेंस होता है, बैलेंस ऑफ परचेज बुक shall be transferred to purchase ledger। कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? परचेज लेजर में कर दिया जाता है, क्योंकि परचेज लेजर में कैश परचेज भी आती है एज वेल एज क्रेडिट परचेज भी आती है। तो भैया, पहला पॉइंट मैंने क्या कहा? परचेज बुक में केवल क्या आएगा? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इन ट्रेड। मतलब क्या नहीं आएगा?
कैश परचेज ऑफ गुड्स इन ट्रेड, या हमने कहा कि कोई हमने असेट्स परचेज की। फिर हमने कहा ये रेगुलर इंटरवल पर बनाई जाती है। इज इट क्लियर? फिर हमने कहा जो परचेज बुक का बैलेंस होता है वो कहां चला जाएगा भैया? परचेज लेजर में चला जाएगा, क्योंकि बैलेंस परचेज लेजर में कैश परचेज भी आता है और एज वेल एज क्रेडिट परचेज भी आता है। एक सिंपल होता है यार, इसका एक फॉर्मेट होता है, परचेज बुक। पहले कॉलम का नाम डेट होता है, दूसरे कॉलम का नाम ये अभी कॉलम बना दे सारे। पहले कॉलम का डेट, दूसरे का नेम ऑफ सप्लायर, तीसरे कॉलम का नाम डिटेल, फिर नेट परचेजेस, फिर CGST, फिर SGST, और हो सकता है IGST हो, और लास्ट का कॉलम एक टोटल कॉलम हो जाता है। कॉलम 19-20 हो सकते हैं, क्योंकि हम आपको डायरेक्ट सिखाने की कोशिश करते हैं, तो हम कई चीजें नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतना स्पेस नहीं हो सकता है। तो एग्जैक्ट फॉर्मेट के लिए आप किसी भी किताब को रेफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखकर फॉर्मेट बना लें। पहले कॉलम का नाम क्या है? डेट। दूसरे कॉलम का नाम क्या है? नेम ऑफ सप्लायर। तीसरे कॉलम का नाम क्या है? डिटेल। फिर अगले कॉलम का नाम क्या है? नेट परचेज। नेट परचेज। अगले कॉलम का नाम क्या है? CGST। अगले कॉलम का नाम क्या है? SGST। और जगह कम है IGST भी होता है। अब वेटेड चलता नहीं है, सेल्स टैक्स चलता नहीं है, इसलिए नाम बदल गए। पहले कॉलम का नाम क्या है? डेट। दूसरे कॉलम का नाम क्या है? नेम ऑफ सप्लायर। अगले कॉलम का नाम क्या है? नेट परचेज। अगले कॉलम का नाम क्या है? CGST। अगले कॉलम का SGST। अगले कॉलम का IGST। और ये टोटल। एक घिसा पिटा फॉर्मेट है। मान लीजिए हमने कल्लू एंड कंपनी से कोई गुड्स खरीदा, तो यहां लिखेंगे हमारा सप्लायर कौन है? कल्लू एंड कंपनी। अब जो गुड्स खरीदा है उसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे। हमने मान लीजिए 200 टॉवल खरीदे हैं,
@100, ये तो 200 इंटू 100 करेंगे तो डिटेल में 20,000। फिर मान लीजिए हमने 500 शर्ट खरीदे @300, तो अगर हम ये करेंगे $1,50,000। भैया अब ये बताइए टोटल अगर हम करें तो ये 1,70,000 हो जाएगा। अब मान लीजिए दुकानदार आपको कोई ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दें। अगर 10% है तो ये 17,000 हो गया। तो बेसिकली आपने परचेज किया है, नेट अमाउंट में चला गया 1,53,000। इज इट क्लियर? फिर आप पर CGST लगा है 10%, तो 1,53,000 का 10%। भैया GST का रेट अलग अलग जगह चेंज होता रहेगा। 15,300 CGST लगा एंड 15,300 ये लगा। टोटल कर दिया हमने 30,600 ये हो गया और ये 1,53,000 था तो ये 1,83,600 हो गया। ये एक ट्रांजैक्शन हमने लिख दिया। अब मान लीजिए अगला गुड्स फिर हमने किसी से खरीदा है, रामू एंड कंपनी या रामू एंड ब्रदर्स, जो भी डिस्क्रिप्शन है हम ये देते रहेंगे। ऐसे हम फिल करते जाएंगे और फाइनली जितने भी हमने ट्रेड किए हैं क्रेडिट बेसिस पर सारे ट्रेड हमारे परचेज बुक में आ जाएंगे। और इन सारे कॉलम्स का हम टोटल कर देंगे। तो ये हमारी बनकर तैयार हो जाएगी परचेज बुक। इज इट क्लियर? और सबसे लास्ट में एक लाइन नीचे लिखी होती है E&OE। इसका मतलब होता है एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड। हिंदी में बोले तो लिखा होगा भूल चूक लेनी देनी। तो भैया मैंने कहा आपसे परचेज बुक में केवल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इन ट्रेड आएगा। मतलब क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के अलावा अगर कोई कैश परचेज कर रहे हो या एसेट परचेज कर रहे हो तो वो परचेज बुक में नहीं आएगा।
भैया जब भी परचेज बुक आएगा तो इसका मतलब कि केवल क्रेडिट परचेज ही आएगा। भैया फिर मैंने आपसे कहा ये रेगुलर इंटरवल पर बनाई जाती है। इसका जो बैलेंस होगा वो कहां चला जाएगा? परचेज लेजर में चला जाएगा। और कि परचेज लेजर में कैश परचेज भी आती है और क्रेडिट परचेज भी आती है। इसका ये हमने आपके सामने एक फॉर्मेट दिया। इज इट क्लियर? पहला कॉलम डेट, दूसरा नेम ऑफ सप्लायर, तीसरा डिटेल, फिर हमने कहा नेट रिजल्ट जो आया नेट परचेजेस, और ये आया सीजीएसटी, एसजीएसटी, टोटल, ऐसे ही सारे ट्रांजैक्शन लिख दिए और हमने टोटल कर दिया। किसी भी बुक से एग्जाम्पल एक निकाल लें और उसको अपने हाथ से फिल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? फिर हमने आपसे कहा सेल्स बुक। सेल्स बुक में केवल आता है क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स इन ट्रेड। क्या आएगा? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स इन ट्रेड। मतलब जितना गुड्स हमने उधार बेसिस पर बेचा है वो आएगा। ओके इसका मतलब कैश सेल भी नहीं आएगी और कोई अगर हमने एसेट्स बेची है तो वो भी नहीं आएगी। परचेज बुक की तरीके से इसको भी मंथली बेसिस पर बनाते हैं। मंथली बेसिस पर बनाते हैं। और जो सेल्स बुक का जो बैलेंस आता है वो कहां चला जाएगा? सेल्स लेजर में चला जाएगा, क्योंकि सेल्स लेजर में कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल दोनों आती है। इज इट क्लियर? इसके फॉर्मेट में कोई डायनामिक चेंज नहीं होगा। हमने परचेस की जगह पर यहां पर अभी हम बदलेंगे, केवल दो चीजें बदली। भैया यहां पर क्या लिखा था? परचेज बुक की जगह हमने क्या लिख दिया? सेल्स बुक। नेम ऑफ सप्लायर की जगह पर नेम ऑफ कस्टमर। डिटेल वही है, यहां पर नेट सेल आएगा। फिर ये सीजीएसटी हो गया, फिर ये एसजीएसटी हो गया, ये टोटल हो गया। तो बताइए केवल क्या चेंज हुआ? कुछ भी चेंज हुआ नहीं हुआ। इज इट क्लियर? केवल एक एक एग्जाम्पल कर लीजिए तो जिससे आपके दिमाग में फॉर्मेट रह जाए। और तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। कैश सेल भैया परचेज या सेल्स बुक में नहीं आएगा। कैश परचेज एंड कैश सेल परचेज या सेल्स बुक में नहीं आएगा। दूसरी बात भैया कि अगर कोई एसेट्स खरीदी है या एसेट बेची है तो वो ना परचेज बुक में आएगा ना सेल्स बुक में आएगा। तीसरी बात भैया, ये मंथली बेसिस पर जनरली बनाए जाते हैं और इनका जो बैलेंस होगा वो इनके लेजर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? तो हमारी दो बुकें हुई,
एक परचेज बुक और एक सेल्स बुक, सेम एज इट इज सेल्स रिटर्न्स। जो गुड्स बेचा है क्रेडिट बेसिस पर लौट कर आ जाएगा तो उसकी भी बुक्स बनाएंगे, वो सेल्स रिटर्न्स बुक कहलाती है। हमने खरीदा था, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम जिस बुक को बनाएंगे वो परचेज रिटर्न। फिर बिल्स पेएबल एंड बिल्स रिसीवेबल बुक। देखिए जनरली ये दोनों बुक्स आज की डेट में कहीं काम में नहीं आती हैं, कहीं काम में नहीं आती हैं। क्यों? जहां पर बीपी और बीआर को फ्रीक्वेंटली लिया और दिया जाता है वहां पर ये बुक्स हम बनाते हैं। प्रैक्टिकली बाजार में बीपी और बीआर हमने तो कभी देखा ही नहीं। बाजार में लोग कैश लेते हैं या चेक लेते हैं या ड्राफ्ट लेते हैं, बीपी और बीआर का इस्तेमाल हमने बाजार में होते हुए नहीं देखा। इज इट क्लियर? हाँ, ये आएगी कैश बुक। भैया इट इज फर्स्टली प्रिंसिपल बुक, because balance of cash column and bank column used directly in the trial balance as cash and bank ledger। मतलब जिन लेजर का इस्तेमाल हम ट्रायल बनाने में करते हैं उनको हमारे अकाउंट में प्रिंसिपल बुक कहा जाता है। तो जब कैश बुक बनाई जाती है तो कैश कॉलम और बैंक कॉलम इसमें ऑलरेडी होता ही है, तो अलग से हम कोई कैश और बैंक लेजर नहीं बनाते हैं, बल्कि कैश कॉलम को हम कैश लेजर मान लेते हैं एंड बैंक लेजर को हम मान लेते हैं बैंक लेजर। भैया कैश बुक इज फर्स्टली प्रिंसिपल बुक, then subsidiaries book। क्योंकि सब्सिडियरी का पार्ट तो है ही है, लेकिन पहले क्या है? प्रिंसिपल बुक, देन सब्सिडियरीज। इज इट क्लियर? जब हम कैश बुक की आपसे बात कर रहे हैं तो हमने कहा टाइप्स ऑफ द कैश बुक। हमने कहा नंबर 1, सिंगल कॉलम
कैश बुक। बेसिकली सिंगल कॉलम कैश बुक का इस्तेमाल वो बिजनेसमैन करते हैं जिनका बैंक से लेना देना नहीं है। इसमें एक ही कॉलम होता है जिसका नाम होता है कैश कॉलम। जैसे भैया हम ना गूगल पे लेते हैं न चेक लेते हैं, हम केवल कैश में ही डील करते हैं। तो ऐसे लोग जो केवल कैश में ही डील करते हैं वो लोग सिंगल कॉलम कैश बुक बना सकते हैं। दूसरा डबल कॉलम में हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कैश कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम। दूसरा ऑप्शन है कैश एंड बैंक कॉलम। तो ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं। सिंगल कॉलम में केवल कैश कॉलम होगा, डबल कॉलम में एक कॉलम कैश के लिए और एक कॉलम डिस्काउंट के लिए। सीए वाले तो यही मान के चले। क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव आंसर तभी आएंगे जब आप इसको फॉलो करेंगे। तीसरा है ट्रिपल कॉलम। कॉलम 1 फॉर कैश, कॉलम 2 फॉर बैंक एंड कॉलम 3 फॉर डिस्काउंट। भैया मैंने बताया ये सीए वाले कर सकते हैं और बाकी सबके लिए जनरल रूल यही होता है। तो कॉलम 1 फॉर कैश, कॉलम 2 फॉर बैंक एंड कॉलम 3 फॉर डिस्काउंट। भैया कैश बुक का इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं वो बड़े बड़े पेमेंट के लिए करते हैं। तो चौथे नंबर पर एक कैश बुक और आएगी, पेटी कैश बुक। छोटे छोटे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए एक हम अलग से कैश बुक बनाते हैं जिसका नाम होता है पेटी कैश बुक। जैसे हमने आपसे कहा अगर आपके फॉर्म में कोई ऑडिट करने आ रहा है और आपकी कैश बुक में 5 रुपए और 2 रुपए के पेमेंट पड़े हैं तो वो इरिटेट हो जाएगा। जैसे अगर हमारी दुकान खुली है तो दुकान में दिन भर चाय भी आती होगी, पापा चने भी खाते होंगे, सफाई वाले को जो डेली वाला सफाई वाला है उसको कभी कभी पैसे भी देने पड़ते होंगे। तो स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए हम एक अलग से कैश बुक बना देते हैं। जिसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। इसके 2 मेथड होते हैं, एक सिंपल और एक इम्प्रेस्ड सिस्टम। भैया इम्प्रेस नहीं बोल रहा हूं, इम्प्रेस्ड।
देखिए दोनों में अंतर है। इसमें ओपनिंग बैलेंस लिखिएगा, ये अंडर द सिंपल इम्प्रेस सिस्टम ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस आर डिफरेंट। जैसे बेटा मम्मी ने आपको सुबह सुबह 100 रुपए दिए, तुमने 20 रुपए की दारू पी ली, 30 रुपए का बर्गर खा लिया, 20 रुपए की सिगरेट पी ली। तो अब तुम्हारे पास क्लोजिंग कितना बचा? दैट इज 30। तो ओपनिंग बैलेंस अलग है और क्लोजिंग बैलेंस अलग है। लेकिन इम्प्रेस सिस्टम में लिखिएगा, अंडर इम्प्रेस सिस्टम ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस इज सेम because whatever amount incurred shall be reimbursed। जितना भी पैसा खर्च किया है वो रीइंबर्स कर दिया जाएगा। भैया दिन भर में आपने कितना रुपए खर्च किया है? 70, 30 बचा था और 70 आपको फिर मिल गया, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस फिर कितना हो जाएगा? 100। तो मैंने क्या कहा, हमारे पास कैश बुक के कई टाइप होते हैं। पहला मैंने कहा सिंगल कॉलम कैश बुक। इन द सिंगल कॉलम कैश बुक केवल एक ही कॉलम होता है जिसका नाम होता है कैश कॉलम। डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि हम कॉम्बिनेशन ले लें कैश का और डिस्काउंट का, और दूसरा कॉम्बिनेशन ले लें हम कैश का एंड बैंक का। भैया बाकी सारे लोग डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, लेकिन हमारे ICAI वाले डबल कॉलम का मतलब कैश और डिस्काउंट ही लेते हैं। लेकिन भैया ट्रिपल कॉलम कैश बुक में पहला कॉलम कैश के लिए, दूसरा कॉलम बैंक के लिए एंड तीसरा कॉलम डिस्काउंट के लिए। अभी इनकी चर्चा करेंगे आप सब। फिर भैया बनाते हैं अगली, भैया हमारी कैश बुक गंदी ना हो जाए, छोटे छोटे पेमेंट कैश बुक में ना आ जाए, जिससे ऑडिट करने वाले को दिक्कत ना हो, इसलिए कैश बुक की एक अलग से बुक बना देते हैं जिसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। बेटा इट इज अ पार्ट ऑफ द कैश बुक, क्योंकि इसका जो पेमेंट किया जाता है वो कैश बुक से ही दिया जाता है। फिर महीने भर उस कैश बुक में एंट्री होती रहेगी छोटे छोटे पेमेंट्स की, और मंथ के एंड में जो बैलेंस बचेगा वो कैश इन हैंड के साथ जोड़ दिया जाता है। तो जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो पेटी कैश का बैलेंस है वो अंडर हेड कैश इन हैंड दिखाया जाता है। इसके दो मेथड है, एक सिंपल पेटी कैश बुक और एक इम्प्रेस सिस्टम। सिंपल में ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस अलग होता है, क्योंकि जो पैसा हमने महीने भर खर्च किया वो रिइंबर्स नहीं किया जाएगा। लेकिन इम्प्रेस सिस्टम में जितना पैसा हमने खर्च कर डाला है वो पैसा रीइंबर्स कर दिया जाएगा। तो अब बताइए, जब वो पैसा रीइंबर्स कर दिया जाएगा तो फिर जितना हमारे पास ओपनिंग में था उतना ही हमारे पास क्लोजिंग में हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर?